वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। जब डिटेक्टिव मूवीज या सीरीज की बात होती है तो हमारे मन में बस एक ही नाम आता है, शर्लक होम्स। लेकिन शर्लक होम्स जैसे तेज और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव्स पहले भी थे, आज भी हैं। अब आज ही की मूवी ले लीजिए, जो ना सिर्फ एक डिटेक्टिव मूवी है बल्कि थोड़ी थोड़ी कॉमिकल भी है, और यही बात इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। जंगल में कत्ल हुआ है, लाश मिलती है, वो केस एक डिटेक्टिव के हाथ लगता है जिसका इन्वेस्टिगेटिंग स्टाइल एकदम हटकर है, मतलब उस तरह कॉमिकल टाइप का इंसान है। अब इससे ज्यादा बताकर हम सस्पेंस को नहीं तोड़ेंगे, तो चलिए इस जुआई के राइड के लिए तैयार हो जाइए और एंड तक जरूर देखिए। हमें यकीन है कि आपको ये मूवी बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसका नाम है प्राइवेट आई। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मूवी की शुरुआत होती है 1910 में कोरिया के एक घने जंगल में। एक मेडिकल स्टूडेंट आधी रात को एक पहिए वाली रेडी लेकर जंगल में आ जाता है। ये मरे हुए जानवर ढूंढ रहा है ताकि उसके शरीर का विश्लेषण कर पाए और कुछ सीख पाए। तभी उसको एक इंसान की लाश मिलती है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि अब ह्यूमन बॉडी के बारे में प्रैक्टिकली सीख पाऊंगा। कितना डेडिकेशन है इस बच्चे के अंदर, देखो जरा। वो उसे खींच ले जाता है और यहाँ मूवी का टाइटल प्राइवेट आई डालकर होती है मूवी शुरू। कट करके मूवी के हीरो डिटेक्टिव जोसेफ को दिखाते हैं, जो डिटेक्टिव कम और कॉमेडियन ज्यादा है। हाँ, ये टैलेंटेड जरूर है, लेकिन अपनी स्किल्स को वो पूरी तरह से यूज नहीं करता, और पैसों के लिए तो भाई कुछ भी कर सकता है। एक आदमी ने उसे अपनी वाइफ पर जासूसी करने को कहा था, तो वो एक घर की खिड़की में अपना इक्विपमेंट सेट करके देखता है। पति कहता है अब मुझे भी दिखाओ, पर अपना डिटेक्टिव कहता है कि पहले पैसा फिर एंटरटेनमेंट। वो आदमी पैसे पकड़ाकर अंदर देखता है तो आग बबूला हो जाता है। अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए वो अंदर भागता है। तो यहाँ जोसेफ उस इक्विपमेंट को एक फ्लैश लाइट वाले कैमरे की तरह बनाकर एक शानदार शॉट लेता है, जिसमें उसका क्लाइंट अपनी पत्नी को मारने जा रहा है। बस फिर क्या था, फिर उस फोटो को लेकर वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी को बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेता है। देख लिया इसकी शातिरी। लेकिन ये तरह पैसे कमाना क्यों चाहता है? दरअसल उसे यूएस जाने के लिए 500 वॉन की जरूरत है। वॉन यानी कि कोरिया की करेंसी। पर ये यूएस क्यों जाना चाहता है? जोसेफ कहता है कि सुना है वहाँ कई पति पत्नियां अपने पति से छुपकर अफेयर कर लेती हैं। अगर मैं वहाँ गया तो सारे पति मेरे क्लाइंट्स बन जाएंगे और मैं माला माल। अगले सीन में दो छोटी लड़कियां बड़ी मेहनत से किसी सर्कस का पोस्टर चिपका रही होती हैं, पर जोसेफ उस पोस्टर के ऊपर अपना एड चिपका देता है कि लापता लोगों का पता लगाना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। कट करके एक सर्जरी को दिखाते हैं, जिसमें इन्फेक्शन की वजह से एक आदमी का हाथ काटा जा रहा है। उस जमाने में एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था। पेशेंट दर्द से तड़प रहा होता है। चीफ डॉक्टर के कोई भी स्टूडेंट्स ठीक से उन्हें असिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक नया स्टूडेंट उनकी बड़ी मदद करता है। उस आदमी की एक नस काटने के लिए सभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन ये नया लड़का उस नस का पता लगाकर आराम से काट देता है। इससे चीफ डॉक्टर बहुत इंप्रेस होता है। ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि पेशेंट के पास पैसे है ही नहीं। हाँ, ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि उसके गाय भैंस उठा लाओ, वही हमारी फीस होगी। फिर वो नए लड़के से पूछता है कि तुमने इतनी बारीकियां कहाँ से सीखी? वो कहता है कि मैं मरे हुए जानवरों को काटकर उनके ऑर्गन्स, नर्व्स वगैरह को स्टडी करता हूँ। शाबाश बेटा, आज से तू मेरा राइट हैंड समझे। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। बाकी स्टूडेंट्स तो जलकर राख हो रहे होते हैं कि ये नया लड़का इतना खतरनाक कैसे हो गया, लेकिन वो बड़ा खुश होता है। इस लड़के का नाम है विलियम। दूसरी ओर जोसेफ बहुत सारे पैसे कमा चुका है। अगले सीन में एक इंस्पेक्टर और उसके असिस्टेंट को दिखाते हैं, जो बड़ी टेंशन में एक मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। मिनिस्टर का बेटा, जिसका नाम रियान है, उसका कत्ल हो गया है, लेकिन लाश गायब है। अब इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही भोंदू है और क्राइम सीन पर जाकर कहता है कि जल्दी जल्दी खून साफ करो, अगर मिनिस्टर ने देख लिया तो उसका सर फिर जाएगा। इतने में मिनिस्टर आ जाता है और खून देखते ही सीधा बेहोश। होश आने पर वो इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम इस केस को सॉल्व कर दो, मैं तुम्हें डबल ट्रिपल प्रमोशन दिलवा दूंगा, बस केस सॉल्व कर दो। इंस्पेक्टर भी बाहर जाकर दिन में सपने देखने लगता है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक काम करो, इस केस को हमें अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा। तुम्हारे हिसाब से इस कत्ल को सबसे पहले किसने देखा होगा? असिस्टेंट इससे ज्यादा भोंदू है। कहता है सर, आई नो इट, सबसे पहले तो कातिल ने ही देखा होगा। एम आई राइट सर? अबे चुप ओ गधे, यहाँ सीरियस बात चल रही है। तूने क्या पैसे देकर ज्वाइन किया था नौकरी? यहाँ मिनिस्टर को चेक करने के लिए वही चीफ डॉक्टर आता है और उसके साथ विलियम भी होता है। मिनिस्टर बहुत रोता है कि मैंने अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना चाहा, लेकिन बेचारे का कत्ल हो गया। अब विलियम समझ नहीं पाता कि यहाँ कौन मर गया जो ये आदमी इतना मातम बना रहा है। सोचते सोचते वो पीछे मुड़कर फोटो को देखता है तो उससे लगता है शॉक। फोटो वाले इसी लड़के की लाश को विलियम जंगल से उठाकर घर लेके गया था। अब घबराहट में वो हाथ में रखी चीजें गिरा देता है, जिसके लिए उसे खूब डांट भी पड़ती है। हे भगवान, मुझे क्या पता था कि वो इस मिनिस्टर के बेटे रियान की लाश है। अब यहाँ रहा तो मेरी अर्थी निकलेगी। वैसे हीरो तो जोसेफ है, लेकिन विलियम का कैरेक्टर दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब डर के मारे वो शहर छोड़ने का फैसला करता है, पर पूरे शहर में रियान के पोस्टर्स लग चुके हैं, जिसमें लिखा है कि इसके कातिल को पकड़ने वाले को 500 वॉन दिया जाएगा। टेंशन में विलियम
सारे पोस्टर्स फाड़ने लग जाता है। एक जगह उस पोस्टर के नीचे जोसेफ का ऐड देखकर वो जोसेफ के घर चला जाता है। दरवाजा खोलते ही जोसेफ तो सब्जी मंडी वाले की तरह दाम फिक्स करने पे तुला होता है और पूछता है कि केस क्या है भाई, जल्दी बताओ और कितने पैसे मिलेंगे। विलियम भी कहता है कि एक कातिल का पता लगाना है। अब कत्ल का नाम सुनते ही जोसेफ तो दरवाजा ही बंद कर देता है और कहता है नहीं नहीं, मैं छोटे मोटे केस नहीं लेता हूँ बेटा, मुझे लाइफ में रिस्क वाले केस पसंद नहीं है और चाहिए भी नहीं। जिस पतली गली से आया है ना उसी से वापस चले जाओ। पर विलियम एक छोटे से गैप से पैसे घुसाता है और कहता है मैं आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। अब जोसेफ खुश होकर पैसे गिनता है तो सिर्फ 10 वॉन होते हैं। वो चिल्लाता है कि अबे ये तुम्हें मुंह मांगी रकम लगती है क्या, मुझे इतना सस्ता समझा है क्या? सर ये तो सिर्फ मेरी बात सुनने के लिए पैसे हैं, काम के तो बहुत पैसे मिलेंगे। जोसेफ भी मानकर उसके घर चला जाता है। लाश पर सिलाई कढ़ाई देखकर जोसेफ पूछता है कि ये क्या है। विलियम बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी स्टडी के लिए इसके कुछ ऑर्गन्स निकाल लिए थे। वाह बेटा, तू तो बड़ा चालू निकला। ठीक है, वैसे इसका चेहरा मुझे देखा देखा सा लग रहा है। विलियम भी कह देता है कि क्यों ना हो सर, ये मिनिस्टर का बेटा है, मतलब था। ये सुनते ही जोसेफ तो निकल लेता है। कहा मैं यूएस में सेटल होना चाहता था और तू मुझे जेल में सेटल करवाना चाहता है? नो चांस, मैं करूंगा ही नहीं। अब विलियम कहता है कि एक बार सोच लीजिए, मैं आपको 500 वॉन दूंगा। हाँ, ये रकम सुनकर जोसेफ फिर रुक जाता है क्योंकि उसे यूएस जाने के लिए 500 वॉन कैसे भी करके चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम दिखने में इतने अमीर तो नहीं लगते, फिर इतने पैसे दोगे कहाँ से? विलियम भी कह देता है कि कातिल को जो पकड़ेगा उसे 500 वॉन मिलेंगे। जोसेफ फिर मुंह मोड़कर जाने लग जाता है, लेकिन बेचारा विलियम भीख मांगता है कि प्लीज सर, जाने से पहले इस नाचीज की जिंदगी के बारे में जरा सोच लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ठीक है, ज्यादा नाटक मत कर, करता हूँ कुछ। अब इनकी पार्टनरशिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। अगले दिन विलियम जोसेफ को उस जगह लेके जाता है जहां उसे लाश मिली थी। ठीक है, अब बताओ कि लाश कहां और कैसे पड़ी हुई थी। विलियम खुद ही लाश की तरह गिर पड़ता है। इतनी ओवर एक्टिंग मत कर भाई, तुझे ऑस्कर नहीं मिलेगा। हाँ, अपने हीरो का दिमाग भी बहुत तेज है। वो समझ जाता है कि यहाँ खून के निशान नहीं है, मतलब खून कहीं और हुआ और लाश को यहाँ फेंक दिया गया था। देख राजा, केस सॉल्व हो गया है। जो कातिल था वो यहाँ पहिए वाली रेडी में एक लाश को लाया था। अरे सर, वो गाड़ी कातिल की नहीं मेरी थी, मैं ही उस गाड़ी में लाश को यहाँ लेके आया था। अब जोसेफ के चेहरे का दिया बुझ जाता है और वो विलियम को डांटता है कि तुमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है बेटा। यहाँ पता चलता है कि कोई छुपकर इन्हें देख रहा है। जोसेफ को पता चल जाता है और वो उसको चेस करने लगता है। वो तो हाथ नहीं लगता, पर ये दोनों किसी दुकान में जाकर गिर जाते हैं। अगले सीन में जोसेफ सारा नाम की लड़की की वर्कशॉप में पहुंचता है जो कई तरह के इक्विपमेंट्स बनाती है। सारा भी यूएस जाना चाहती है। शायद जोसेफ इसे पसंद करता है और इसलिए वो खुद भी यूएस जाना चाहता है। दूसरी ओर सिटी के पुलिस कमिश्नर को दिखाते हैं जो एलेक्स नाम के आदमी से बात कर रहा होता है। एलेक्स कहता है कि मैं आपके लिए कितना कुछ करता हूँ, अब आप भी मेरा इंट्रोडक्शन गवर्नर से करवा दीजिए। हाँ करवा दूंगा, लेकिन मैंने जो मांगा था वो तुम लाए हो या इस बार भी ठेंगा दिखाकर चले जाओगे? नहीं सर, इस बार तो पक्का लेकर आया हूँ। इनके बीच कुछ लेन देन है जो बाद में पता चलेगा। अगले दिन जोसेफ पुलिस के भेस में मिनिस्टर के घर जाता है। वहाँ सबको डांटता है कि इस खून को किसने साफ किया, ये क्राइम सीन है, देखता नहीं क्या? मेड कहती है कि आपके इंस्पेक्टर ने साफ करने को कहा था। जोसेफ उसे बाहर भेज देता है और क्राइम सीन की जांच करने लगता है। वो एक शोकेस देखता है जिसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है। उसमें एक कपड़ा होता है जिसमें व्हाइट कलर का पाउडर है। इतने में इंस्पेक्टर का असिस्टेंट आकर जोसेफ पर चिल्लाता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जोसेफ इस सिचुएशन को खूब संभालता है कि अरे अपने हायर ऑफिसर को नहीं पहचानते? कहाँ है वो पागल इंस्पेक्टर जिसने ये साफ करने को कहा? असिस्टेंट तो डर जाता है कि ये सच में हायर ऑफिसर है, लेकिन इंस्पेक्टर बाहर ही खड़ा होता है और फिर जोसेफ को वो स्टेशन ले जाकर उसकी धुलाई करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम वही 2 टकिए के डिटेक्टिव हो ना जो पति पत्नी के बीच झगड़ा करवा के पैसे कमाता है। खैर तुम्हें इस केस में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कातिल को पकड़ चुके हैं। दरअसल इन लोगों ने एक बेचारे पागल को कातिल समझकर पकड़ लिया और उसे अंधाधुंध पीट भी रहे होते हैं। पुलिस का इंटेलिजेंस देखकर जोसेफ फूट फूट कर हंसने लगता है। फिर इंस्पेक्टर गुस्से में सभी को मारकर भगा देता है। अब जोसेफ विलियम के घर जाता है। हाँ गुरु, लगता है आज कुछ ज्यादा ही मार पड़ी है आपको। गलती तूने की और भुगत मैं रहा हूँ, लेकिन सुन ले चेले, इस बार मुझे एक जबरदस्त क्लू मिला है। ये कहकर वो अपनी पैंट के अंदर हाथ घुसाता है। क्रू, ये भी कोई क्लू रखने की जगह है? छी। इतने में जोसेफ उसके मुंह पे क्लू फेंक कर कहता है कि ले तू भी चेक करके बता। विलियम अजीब सा मुंह बनाकर चेक करने लगता है। अगले सीन में जोसेफ मुंह में नूडल्स दबा रहा होता है। विलियम कहता है कि यार मेरी जान पे जान बनी है और आपको खाने की पड़ी है, ये लो अपना क्लू। ये तो अफीम है, एक खतरनाक नशीला पदार्थ। फिर जोसेफ और विलियम भेस बदलकर एक इलीगल क्लब में जाते हैं जिसे लोग अफीम हाउस कहते हैं। एंट्रेंस पर पासवर्ड मांगते हैं तो विलियम कहता है हमें बॉन्ग ने भेजा है। बॉन्ग का नाम सुनते ही वे दोनों को अंदर भेज देते हैं। यहाँ हर तरह की लीगल एक्टिविटीज होती है। वहाँ का ओनर पूछता है क्या सच
सच में तुम्हें बॉन्ग ने भेजा है, पर वो तो 3 महीने पहले ही नर्कसदार हो गया था। क्या बात कर रहे हैं सर, कल ही तो हम पुलिया के नीचे उससे मिले थे। अच्छा बच्चू, तो बॉन्ग से ही पूछ लेता हूँ मैं। ये कहकर वो बॉन्ग को बुलाता है। तब बॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और वो तो इन्हें जानता भी नहीं। अब वहाँ के लोग इन दोनों को घेर लेते हैं। गुरु, क्या आपको लड़ना आता है? थोड़ा बहुत तो आता है चले। ये कहकर दोनों अपने अपने कॉमिक अंदाज में मारपीट करके सभी को बेहोश कर देते हैं। आखिर वे ओनर को लटकाकर पूछते हैं कि सच बताओ, तुम रियान के बारे में क्या जानते हो? वो नहीं बताता तो जोसेफ उसके नशीले पदार्थों का स्टॉक हवा में उड़ाने लगता है। तो अब जाकर वो मुंह खोलता है कि रियान नशीले पदार्थों का आदी था, रोज यहाँ कर खूब नशा करके चला जाता था। 4 दिन पहले मैंने उसे देखा था, लेकिन नशा करके वो घर नहीं बल्कि डूपमंग नाम की एक जगह पर गया। बस मैं इतना ही जानता हूँ। अब जोसेफ और विलियम तुरंत डूपमंग जाते हैं, पर वहाँ एक खाली ग्राउंड के अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ कमिश्नर खून के दाग वाले एक कपड़े को काट रहा होता है। ये जरूर कोई गलत काम कर रहा है। तभी दरवाजे पे कोई आता है। कमिश्नर दरवाजा खोलता है तो वहाँ एलेक्स खड़ा होता है, जो कमिश्नर के लिए लड़कियों को लेके आता है। वो अचानक चाकू निकालकर कमिश्नर के पेट में घुसा देता है। कमिश्नर तड़पते हुए पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? कट करके दिखाते हैं कि जंगल में जिस स्पॉट पर रियान की लाश थी, उसी जगह पर अब कमिश्नर की लाश पड़ी होती है। न्यूज़पेपर में छप जाता है कि अगर पुलिस कमिश्नर की ये हालत हो सकती है तो आम जनता का क्या होगा। मिनिस्टर इंस्पेक्टर पर बरस पड़ता है कि पहले मेरा बेटा और अब कमिश्नर मारा गया। तुम प्रमोशन तो भूल जाओ, और अगर जल्दी कातिल को नहीं पकड़ा तो तुम्हारी नौकरी पक्का जाएगी। अगले सीन में इंस्पेक्टर एलेक्स से मिलने जाता है और पूछता है कि मैंने तुम्हें रियान से मिलवाया, फिर उसका कत्ल हो गया, फिर कमिश्नर से मिलवाया, अब उसका भी वही हाल हुआ है। सच बताओ, क्या तुमने उन दोनों को मारा है? एलेक्स कहता है कि आप मुझे कई लोगों से मिलवा चुके हैं, तो क्या वो सब मर रहे हैं? नहीं ना, रियान और कमिश्नर के कई दुश्मन होंगे, उन्हीं में से किसी ने उन्हें मारा होगा। अब कमिश्नर के शव स्टेशन के लिए चीफ डॉक्टर विलियम को भी लेके जाता है। विलियम नोटिस करता है कि रियान को जिस तरह से काटकर उसका कत्ल किया गया था, बिल्कुल वैसे ही कमिश्नर को भी मारा गया है। चीफ डॉक्टर बताता है कि जिस चाकू का इस्तेमाल हुआ है वो दोनों तरफ से तेज था और 8 इंच का था। वहाँ जोसेफ विलियम के घर पर होता है और रियान की लाश को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वो भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये दोनों कत्ल एक ही तरह से किए गए हैं। यहाँ विलियम को कमिश्नर के मुंह में एक कपड़ा मिलता है। वो चुपके से कपड़ा निकालकर अपने साथ घर ले आता है और कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। 8 इंच वाला चाकू वही ना? हाँ गुरु, आपको कैसे पता चला? अबे तभी तो मैं तेरा गुरु हूँ, आगे बोल। कमिश्नर के मुंह में ये कपड़ा था और मेरे ख्याल से जब कातिल कमिश्नर को मार रहा था तो शायद कमिश्नर ने अपने बचाव में उसे काटा होगा और उसके ड्रेस का ये टुकड़ा कमिश्नर के मुंह में फंस गया होगा। जोसेफ विलियम को शाबाशी देता है कि वाह बेटा, मेरे साथ रहकर तो भी इंटेलिजेंट हो गया है। अब दोनों उस कपड़े को लेकर सारा के पास जाते हैं। वो अपनी लैब में उस कपड़े को टेस्ट करके बताती है कि ये डिफरेंट टाइप का कपड़ा है, इसमें फूल वगैरह बने हुए हैं। इस तरह के कपड़े तो सर्कस के लोग पहनते हैं। सर्कस शब्द सुनते ही जोसेफ को उस पोस्टर की याद आती है जिस पर उसने अपना पोस्टर चिपकाया था। वो तुरंत वहां जाकर अपना पोस्टर निकालता है तो उस सर्कस का पोस्टर देखता है जो डूपमंग में होने जा रहा है। रियान भी इसी जगह पर गया था। वे फिर वहां जाकर पता लगाते हैं कि वहां सर्कस हुआ करता था। अब जोसेफ को पता चल चुका है कि रियान का डूपमंग जाना, वहां सर्कस का लगना और उस सर्कस का ड्रेस कमिश्नर के मुंह में पाया जाना, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। बस उस लिंक का पता लग जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। अब वो सर्कस दूसरी जगह लगा होता है तो वो दोनों वहां जाते हैं और वहां स्टेज पर आता है एलेक्स। वो इस सर्कस में ह्यूमन टारगेट पर चाकू फेंक कर करतब दिखाता है। वो ऑडियंस से पूछता है कि कौन दिलेर मेरे चाकू का टारगेट बनना चाहता है। इस पर जोसेफ अपना हाथ उठाता है, लेकिन जब पता चलता है कि एलेक्स अपनी आंखों पर कपड़ा बांधकर तब चाकू फेंकेगा तो जोसेफ गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन वो एक समझदारी का काम भी करता है। वो कहता है कि अगर मैं आखिर तक यहाँ जिंदा खड़ा रहा तो मेरी दिलेरी के लिए तुम्हें एक गिफ्ट देना होगा। मुझे तुम्हारा एक चाकू चाहिए। एलेक्स मान जाता है और अंत में जोसेफ पर चाकू ना लगने की वजह से एलेक्स उसे अपना चाकू गिफ्ट दे देता है। अगले सीन में जोसेफ रियान के पेट में एक फनल घुसाता है जहाँ उसे चाकू लगा था। फिर उसमें मोम डालकर कुछ देर के बाद बाहर निकालता है तो ठंडा मोम एक चाकू की शेप में निकलता है और इस मोम के चाकू को एलेक्स के चाकू से कंपेयर किया जाता है। दोनों हूबहू मैच करते हैं। वाह गुरु, आपने तो केस सॉल्व कर दिया। चलो मिनिस्टर को बताते हैं। अबे सुन नालायक, हमने सिर्फ कत्ल का वेपन ढूंढा है, कातिल को नहीं। दिमाग के घोड़े दौड़ा आपने, समझे? यस बॉस। ये करके विलियम शांत हो जाता है। यहाँ सर्कस के लोगों को दिखाते हैं जहाँ एलेक्स एक लड़की को रस्सी से लटकाकर ये पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से बचने की। ये बहुत ही क्रूर किस्म का मालूम होता है। वो उसे गर्म चिमटे से जलाने जाता है, फिर उसकी बहन को खींच कर लेके आते हैं और एलेक्स उसके पास जाता है। उस पर भी चिमटा चिपकाने जाता है। तभी बड़ी लड़की चिल्लाती है कि प्लीज उससे कुछ मत करो, वो बड़ी
बड़ी हो गई है। ये सुनकर तो वो एलेक्स हंसता है। उस रात वो बड़ी लड़की की रस्सी खोल देता है और उससे माफी मांगता है। समझ में नहीं आता इसका कैरेक्टर कैसा है, कभी कुछ करता है कभी कुछ। खैर इसका सस्पेंस तो बाद में खुलेगा। अगले दिन जोसेफ और विलियम सर्कस वाले जगह पे आ जाते हैं और ओनर से कहते हैं कि हम प्रेस से आए हैं और आपके सर्कस की प्रमोशन करना चाहते हैं। मुफ्त के प्रमोशन को कौन इनकार करेगा। ओनर मान जाता है और इन्हें सर्कस आर्टिस्ट की फोटो खींचने की परमिशन मिल जाती है। जोसेफ चेक करता है कि कहीं किसी की ड्रेस फटी भी तो नहीं है। विलियम देखता है कि दो छोटी बच्चियां मजबूरन बहुत मुश्किल काम कर रही है। विलियम उन पर तरस खाकर मदद करने लगता है। वो नोटिस करता है कि बड़ी लड़की की पीठ पर बड़े बड़े घाव हैं और लगता है उन्हें यहाँ बहुत ही टॉर्चर किया जाता है। जोसेफ एक सीक्रेट रूम में घुसने की कोशिश करता है लेकिन ओनर उसको रोक देता है और बताता है कि ये रिंग मास्टर का कमरा है, यहाँ हर किसी को अलाउ नहीं है। फिर जोसेफ सारा को एक लेटर भेजता है कि तुम्हारा गैस सही था, इसमें सर्कस का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर लग रहा है। मुझे रिंग मास्टर पे शक है। वो कभी बच्चों के साथ बुरा बिहेव करता है तो कभी प्यार से बात करता है। अगर तुम पता लगा सको कि इस शहर में इस सर्कस के बारे में और रिंग मास्टर के बारे में कैसी अफवाहें फैली हुई है तो मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। सारा तुरंत काम पे लग जाती है। वो उन जगहों पे जाती है जहाँ बड़े घर के लोग मिलते हैं। उनके बीच हो रही गपशप को वो सुनने लग जाती है। कट करके इंस्पेक्टर को दिखाते हैं जो एलेक्स को बताता है कि मिनिस्टर ने उसे 2 दिन का टाइम दिया है। अगर तब तक कातिल और रियान की लाश का पता नहीं चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इन दोनों के बीच कोई डीलिंग चल रही है। अब एलेक्स कहीं से एक लाश उठा लाता है और उसे कुछ केमिकल्स की मदद से ऐसे सेट करता है कि मानो वो रियान की लाश है और इतने दिनों में सड़ चुकी है। इंस्पेक्टर एक गरीब आदमी से मिलता है जो अपने हाथ के ऑपरेशन के लिए चीफ डॉक्टर को फीस नहीं दे पाया था। इंस्पेक्टर उसे कत्ल का इल्जाम अपने सर लेने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी फैमिली को मैं पैसे दूंगा। वो बेचारा भी पैसों के लिए मान जाता है। अगले दिन पुलिस उसे प्रेस के सामने लेके जाती है और कहती है ये खुद हमें रियान की लाश दिखाने जा रहा है। वहाँ इंस्पेक्टर की सेट की भी दूसरी लाश पड़ी होती है। सड़ने की वजह से चेहरा भी पहचान में नहीं आता और लोग मान लेते हैं कि ये रियान है। पर जोसेफ स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को रियान की लाश की फोटो दिखाता है जिसको देखकर तो इंस्पेक्टर चौंक जाता है और कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आई। जोसेफ बताता है कि कातिल आगे भी कत्ल करेगा और अब तुम भी फंस जाओगे क्योंकि तुमने जिसे पकड़ के रखा हुआ है वो कातिल नहीं है। मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं असली कातिल को पकड़ के लेके आऊंगा। अब इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे तो सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला है, उसके अंदर तुम कातिल को पकड़ लाओ वरना मेरी तो नौकरी चली जाएगी। अगले सीन में जोसेफ सर्कस में घुसकर उस फटे हुए ड्रेस का पता लगा ही लेता है लेकिन तब उसके सर पर कोई वार करता है। यह है एलेक्स। जोसेफ उससे खूब लड़ता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें कातिल साबित करने के लिए पक्का एविडेंस है, अब तुम बच नहीं सकते। पर एलेक्स हंसने लगता है। यहाँ रिवील होता है एक ट्विस्ट। पीछे से जोसेफ की गर्दन पर चाकू रखा जाता है। जोसेफ मुड़ता है तो वहाँ एलेक्स का हमशक्ल खड़ा होता है। ये दोनों ट्विंस हैं। दोनों जोसेफ को मार मार कर अंदर ले जाकर बंद कर देते हैं। फिर एलेक्स अपना सर्कस शो शुरू करता है। टेंट के अंदर उसका जुड़वा भाई रेक्स जो थोड़ा नरम दिल है वो जोसेफ से बात करने जाता है। यहाँ समझ में आता है कि एलेक्स कभी अच्छा कभी बुरा क्यों बिहेव करता है। दरअसल एलेक्स बुरा है लेकिन उसका जुड़वा भाई रेक्स बहुत ही अच्छा है। वो जोसेफ से कहता है कि अगर तुम पुलिस वाले नहीं हो तो अभी यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। ये कहकर वो जोसेफ को खोल देता है। शो में वो बड़ी लड़की जिसे एलेक्स ने टॉर्चर किया था वो कलाबाजी दिखाने के लिए तैयार होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं कर रही है और रोज के टॉर्चर से वो जिंदगी से नफरत करने लगी है। दूसरी ओर उसकी छोटी बहन बहुत ही खुश नजर आती है। इसी बीच विलियम आकर जोसेफ को वहाँ से लेके जा रहा होता है। इस शो को देखने के लिए शहर के बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आए हैं जैसे गवर्नर, मिनिस्टर्स वगैरह। एलेक्स की उन सभी से बहुत अच्छी जान पहचान है। एक और एलेक्स घिनौना काम कर रहा होता है लेकिन दूसरी ओर रेक्स एक कोने में बैठकर सर्कस देख रहा है। तभी अचानक बड़ी लड़की कलाबाजी दिखाने के बजाय अपना हाथ छोड़कर नीचे गिरकर खुदकुशी कर लेती है। उसके साथ न जाने क्या हो रहा था और वो अब जीना नहीं चाहती थी। ये देखकर वहाँ के सरकारी लोग निकलने लग जाते हैं वरना प्रेस उन पर सवाल उठाएगी। नीचे रेक्स उस लड़की को उठाकर बहुत रोता है और गुस्से में वो अपने भाई को ही पीटने लगता है कि मेरी बेटी जैसी थी लेकिन तुमने उसकी जान ले ली। पर उस लड़की की सांस चल रही होती है तो वो उसके गले में ट्यूब घुसाकर सांस लेने में मदद करता है। एलेक्स और रेक्स की लड़ाई में एक मारा जाता है। इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है तो जिंदा आदमी खुद को एलेक्स बताता है और कहता है कि ये मेरा भाई रेक्स है और यही खून कर रहा था। अब वो मर चुका है इसलिए तुम अपना केस क्लोज कर लो। इंस्पेक्टर जोसेफ को बताता है कि अब तुम इस केस में दखल मत दो, रेक्स एक खूनी था। ये कहकर वो जोसेफ के पॉकेट में थोड़े पैसे घुसाकर चला जाता है। विलियम उस लड़की को चीफ डॉक्टर के पास लेके जाता है पर चीफ डॉक्टर बिना पैसे के कुछ नहीं करता। विलियम उस पर चिल्लाता है कि तुम डॉक्टर नहीं कुछ और ही हो, मैं खुद ही उसे बचा लूंगा। हाँ, ये कहकर वो लड़की का ट्रीटमेंट करने लगता है। अब जोसेफ को यहाँ पर कोई काम नहीं है और वो यूएस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारा से मिलने जाता है तो वो एक सस्पेंस रिवील करती है। उसने जिन लोगों की गॉसिप सुनी थी उसमें पता चलता है कि पुलिस कमिश्नर बहुत ही गिरा हुआ आदमी था जो छोटी बच्चों के साथ बहुत बुरा करता था और बुरा काम करते हुए उनके कपड़े में जो खून लगता था उसे संभाल कर रखता था। ऐसा साइको था वो। ये सुनकर तो जोसेफ का सर चकराने लगता है। अब इस केस की सारी पहेलियां सुलझने लगती हैं।
एलेक्स छोटी लड़कियों को खरीदकर शहर के बड़े आदमियों के पास बेचने वाला दलाल है। वो उन लड़कियों को सर्कस में काम देने के बहाने लेके आता था, लेकिन उन्हें बड़े बड़े ऑफिशियल्स के पास भेजकर बहुत पैसा कमाता था। उसके जुड़ा भाई रैक्स को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था, इसलिए वो उन बड़े ऑफिशियल्स को एक एक करके खत्म करने लगा। रैक्स अच्छा आदमी था, लेकिन अब वो मर चुका है और एलेक्स जो बुरा आदमी है वो जिंदा है। आगे भी वो छोटी बच्चों को अपना शिकार जरूर बनाएगा। ये सोचते सोचते जोसेफ सीधा सर्कस में जाकर ओनर को मारता है कि सच बताओ उस लड़की की बहन को कहाँ भेजा गया है। वो बताता है कि वो गवर्नर के घर में है। जोसेफ को आता है गुस्सा और वो एंटर करता है गवर्नर के बंगलों में। इससे पहले कि गवर्नर बच्ची को हाथ लगा पाए, जोसेफ उसे पकड़कर बुरी तरह पीटता है और उसका मुंह तोड़ देता है। बच्ची बेचारी रो रही होती है और जोसेफ उसे दिलासा देता है कि बेटी कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरो मत। फिर गवर्नर को पकड़ाकर कहता है कि 9 साल की बच्ची के साथ तुम जैसे गवर्नर को जिंदा नहीं रहना चाहिए। गवर्नर भी उसको धमकाता है कि तुम मेरी पावर को नहीं जानते। जोसेफ कहता है कि मुझे मर्दों की पावर जानने की जरूरत नहीं है। ये कहकर जोसेफ अपने गन निकालकर उसे शूट कर देता है। अगले सीन में जोसेफ, सारा और विलियम ये डिस्कस करते हैं कि इस शहर के सारे बड़े ऑफिशियल्स नीच निकले और फिलहाल सबका खात्मा हो चुका है। यहाँ के लोगों को सिर्फ एक कहानी की जरूरत है और वो कहानी हम उन्हें सुनाएंगे। इस पर तो विलियम स्माइल करता है। दूसरी ओर जोसेफ उस बच्ची को बचाकर वापस सर्कस में छोड़ देता है। उसे खून से लथपथ देखकर एलेक्स चौंक जाता है और तुरंत गवर्नर के घर जाता है। उसे डर है कि कहीं गवर्नर को कुछ हो ना गया हो। इसी बीच विलियम और सारा गवर्नर की लाश को उसी तरह तैयार करते हैं जिस तरह पिछली 2 लाशें पाई गई थी। शरीर पर उस तरह के घाव वगैरह सेट करते हैं। फिर जोसेफ जाकर इंस्पेक्टर को बताता है कि आपको धोखा हुआ है, जो मरा था वो रैक्स नहीं एलेक्स था और रैक्स एलेक्स बनकर आपको धोखा दे रहा है। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। जोसेफ कहता है कि पिछले 2 कत्लों की तरह उसी मेथड से गवर्नर का भी कत्ल हो गया है, आप जाकर देख लीजिए। अब पुलिस तुरंत गवर्नर के घर पहुंचती है, लेकिन इस बात से बेखबर एलेक्स गवर्नर के घर जाकर देखता है तो गवर्नर मरा पड़ा होता है। एलेक्स चौंक जाता है कि रैक्स तो मर गया, फिर उसी स्टाइल में गवर्नर को किसने मार डाला। तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है। एलेक्स बार बार कहता है कि देखो इंस्पेक्टर, मैं एलेक्स हूँ, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन इंस्पेक्टर विश्वास नहीं करता, तो एलेक्स उसके पैर पर चाकू घोंपकर उस इंस्पेक्टर को बेहोश कर देता है। अब एलेक्स रियलाइज करता है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। तभी जोसेफ आकर कहता है कि इस सीन को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी एलेक्स। ये कहकर वो गवर्नर की लाश को लात मारता है तो पता चलता है कि गवर्नर मरा ही नहीं। दरअसल वो एलेक्स के मुंह से सच सुनना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी सेटिंग की। इस पर एलेक्स और जोसेफ के बीच घमासान लड़ाई होती है और दोनों दीवार तोड़कर एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं। वहाँ हर तरफ अफीम नाम का नशीला पदार्थ रखा होता है। पूरे शहर को ये पदार्थ यहीं से सप्लाई किया जाता था। तब जोसेफ को पता चलता है कि एलेक्स इन गवर्नमेंट ऑफिशियल से अफीम लेता था और बदले में उनके पास छोटी लड़कियों को भेजता था और अफीम को बेचकर पैसे कमाता था। अगले दिन न्यूज छपती है कि शहर का अफीम माफिया पकड़ा गया और सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। विलियम कहता है कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन से ज्यादा आपका प्रोफेशन इंटरेस्टिंग लगता है। दोनों पार्टनर बनकर और भी केसेस को सॉल्व करने का फैसला करते हैं। तभी कुछ लोग इनसे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि हम तुम दोनों को बहुत ध्यान से वॉच कर रहे हैं, तुम दोनों कमाल के डिटेक्टिव्स हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तुम्हें मेरा एक सीक्रेट लेटर ढूंढना है, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है। विलियम पूछता है कि कैसे खतरे आएंगे? जोसेफ कहता है कि खतरनाक काम तो हमें बहुत पसंद है, बस आप पैसों की बात कीजिए, कितना मिलेगा? वो आदमी जोसेफ को एक बहुत ही मोटी रकम देने के लिए मान जाता है और अपने आदमियों को लेकर चला जाता है। विलियम की सच में समझ में नहीं आता कि बिना कुछ जाने जोसेफ इस केस को क्यों ले रहा है। तब जोसेफ बताता है कि अरे मेरे घोंचू चेले, उस आदमी को तुमने पहचाना नहीं क्या? अबे वो अपने देश का राजा है, राजा। आज से हम राजा के लिए काम करने जा रहे हैं। विलियम तो नाचने लगता है कि गुरु अब तो हम दोनों लाइफ में सेटल हो जाएंगे, समझो। ये कहकर दोनों गले लगकर उछलने लगते हैं। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल को आराम से बैठकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मूवीज वेदर को। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।